जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग इस चैप्टर में आज के वीडियो में यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरणीय कालीन कलाकारों के बारे में देख रहे हैं। इनमें इस चैप्टर में हम लोग कलाकार उनकी कृतियों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। 250 के आसपास प्रश्न हो चुके हैं। आगे के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। जो मित्र नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 250 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, बर्नीनी ने अपने उत्कीर्ण में सभी संभव काल्पनिक भ्रम का उपयोग किया है। बर्नीनी ने कल्पनाओं और भ्रमों का उपयोग किया है, कथन सही है। तर्क कह रहा है कि वह अपनी आकृतियों में कठोर एवं ठंडे संगमरमर के माध्यम से व्यतीत होते हुए समय में दैहिक जीवंतता को प्रदान करना चाहते थे। कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 251 नंबर प्रश्न कह रहा है, रेम्ब्राट के बारे में कह रहा है। रेम्ब्राट को जाना जाता है, तो रेम्ब्राट को नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। थोड़ा सा रेम्ब्राट के बारे में देख लेते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा है रेम्ब्राट का। ये चित्र जो आपको दिख रहा है ये व्यक्ति का चित्र है, ये रेम्ब्राट है। और इनकी कृतियां हैं, देखिए द नाइट वॉच और तीन गायक। ये तीन गायक हैं और एक द नाइट वॉच है। ये चित्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका जन्म 1606 ईस्वी में डच गणराज्य में हुआ था। और कहानी ये है कि ये थोड़ा सा रसिया किस्म के व्यक्ति थे। तो कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी सस्किया के साथ में। और सस्किया के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। फिर कुछ समय बाद सस्किया की मृत्यु हो जाती है। फिर ये एक नौकरानी रख लेते हैं जिसका नाम है हेड्रिक स्टोफेंस। हेड्रिक स्टोफेंस के साथ भी इनका संबंध रहता है और अपना इसी के साथ व्यतीत करते रहते हैं जीवन। फिर बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और रेम्ब्राट एक डच स्वर्ण युग के चित्रकार, प्रिंट मेकर और ड्राफ्टमैन थे। इनके बारे में, ये चित्रकार भी थे, प्रिंट मेकर और ड्राफ्टमैन तीनों थे। इनकी प्रमुख कृतियों में आते हैं एमोस में तीर्थयात्री, और सोल के सामने वीणा बजाते हुए डेविड, और अपव्ययी पुत्र की घर वापसी, और द नाइट वॉच, और तीन गायक। ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं रेम्ब्राट की। रेम्ब्राट एक ही व्यक्ति हैं। तो हम बात कर रहे थे रेम्ब्राट को जाना जाता है, तो रेम्ब्राट नाटकीय प्रकाश के लिए जाने जाते हैं। सी सही जवाब है। कह रहा द नाइट वॉच किसकी पेंटिंग है? द नाइट वॉच रेम्ब्राट की ही पेंटिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यंग वुमेन विद द वाटर जग। यंग वुमेन विद द वाटर जग किसने चित्रित किया? इसको चित्रित किया है जॉन वर्मियर ने। ये देखिए आपके सामने चित्र दिख रहा है, यंग वुमेन विथ वाटर जग। ये देखिए एक जग के साथ महिला बैठी हुई है। इसको बनाया है बैरोक कलाकार जॉन वर्मियर ने। बैरोक कलाकार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये बैरोक कलाकार से पूछ लेता है कि ये कहाँ की कलाकृति है, तो ये यूरोप की 17वीं सदी की कृति है। 17वीं सदी के अंत में ये कला खूब विकसित हुई थी। इसमें कलाकारों में देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी कलाकार हैं। इन कलाकारों के का नाम भी पूछ सकता है, इनमें से कौन से कलाकार बैरोक कलाकार से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है 254 नंबर का। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? अपोलो एंड डेफनी ये मूर्ति है आपके सामने। अपोलो एंड डेफनी की मूर्ति है और इसको बनाया है जियान लोरेंजो बर्मीनी ने। जियान लोरेंजो बर्नीनी ये हैं, इनकी कृति अपोलो एंड डेफनी ये है। दोनों चित्र आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अपोलो एंड डेफनी कृति को बनाया है जियान लोरेंजो बर्मीनी ने। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बर्नीनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 255 नंबर कह रहा है कि प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? वीनस को रूबेंस ने चित्रित किया है। वीनस बहुत प्रसिद्ध कृति है यूरोप में, वीनस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक मसच्चो ने बनाया है वीनस का जन्म, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है।
छायाकारों को उनकी जन्म के अनुसार व्यवस्थित करना है तो रेम्ब्रांट को देखे हैं 1606 में, फ्रांसिस्को गोया 1746 ईस्वी में, और जेम्स एंस्योर 1860 ईस्वी में, और एडवर्ड हूपर 1882 ईस्वी में। एडवर्ड हूपर जब थे तो इस समय यथार्थवाद और यथार्थवाद अपने अगले कदम पे था, यथार्थवाद शुरू हो रहा था कह सकते हैं, या प्रभाववाद की शुरुआत यथार्थवाद के बाद ही इस समय हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये जो जन्म का क्रोनोलॉजी यूरोपीय कलाकारों का आता है, ये ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे यूजीसी हो गया या अन्य हायर परीक्षाओं में ये चीज़ पूछे जाते हैं। ठीक है। 257 कह रहे हैं डच कलाकार ड्राफ्टमैन प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक। तो ये बारे में बात, ये रेम्ब्रांट के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जिसने चित्रित किए उसके बारे में बताइए, तो रेम्ब्रांट है, वही कला चित्रकार थे, ड्राफ्टमैन और प्रिंट मेकर तीनों थे, और उनकी ही कृति है तीन गायक। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 258 कह रहा है इनमें से कौन सा बारोक चित्रकार है। देखिए मैंने आपको दिखाया बारोक चित्रकारों के बारे में, एक लंबी लिस्ट है, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ बारोक कलाकार के बारे में। तो ये बारोक कलाकार है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, और इनमें से कलाकारों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार बारोक कलाकार हैं। जैसे कि ये देखिए अनिबाले कराचियो और कारावाज्यो, डोमेनिको लाफ्रांको, ये सब बहुत कलाकार हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में पूछा था, कराचियो के बारे में, कराचियो ऑप्शन में शायद था, कैवेरेजियो थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 257 नंबर प्रश्न, ओह सॉरी, नहीं 258 हो चुका, 259 नंबर प्रश्न ये है, और 259 नंबर कह रहा है बारोक कला कहाँ पे आरंभ हुई थी। तो बारोक कला जैसा कि मैंने बताया कि ये यूरोप की कला है, और यूरोप में रोम से इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन पेड़ किस कलाकार की कृति है। कुर्बे ने बनाया है तीन पेड़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 261 नंबर कह रहा है कैरवेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कैरवेजियो के बारे में एक प्रश्न और पूछा गया था, तो ये बैरोक कला से संबंधित प्रश्न है, संबंधित कलाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 262 नंबर प्रश्न कह रहा है बालकाज नामक स्थापत किसके द्वारा किया गया। बालकाज को बनाया है बर्नीनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 263 कह रहे हैं रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। रेम्ब्रा की चित्रकला, रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। तो ये प्रकाश एवं छाया के प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 264 कह रहा है इटली में बैरोक कला कब पनपी। तो ये पनपी थी 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैरोक शैली शैली का मुख्य कलाकार कौन है। कैरावेजियो बैरोक शैली का मुख्य कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और अगला प्रश्न 266 नंबर का प्रश्न कह रहा है रेम्ब्रा किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं। तो रेम्ब्रा बैरोक शैली के मुख्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 267 कह रहा है लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है। तो लव्स ऑफ जुपिटर का कलाकार है
कैरेजियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 268 कह रहा है पीटर पॉल रूबेंस का निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है? तो पीटर पॉल रूबेन का द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ ल्यूसिफस, द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ ल्यूसिफस पीटर पॉल रूबेंस की मुख्य कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है? तो पेरिस का निर्णय का कलाकार है रूबेंस, पीटर पॉल रूबेंस ही इसका कलाकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किसने किया था? रेम्ब्रा ने लेटी हुई लड़की का चित्रांकन किया। द नाइट वॉच किसने बनाया? रेम्ब्रा ने बनाया। अगला प्रश्न कह रहा है कि राकोको शैली कहाँ पे पल्लवित हुई? तो राकोको शैली पल्लवित हुई फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो रेम्ब्रा पेंटिंग में प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया है? तो मानवतावादी दृष्टि से बाइबिल के विषयों को उत्कृष्ट अनुदित किया है रूबेंस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार कौन है? तो रेनोल्ड्स एज ऑफ इनोसेंस का चित्रकार है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 276, कह रहा है कि कलाकारों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए ये भी यूजीसी में ही पूछा गया है, जो क्रोनोलॉजी का प्रश्न है। तो इसमें दिखा रहा है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राफेल 1483 और टिंटोरेटो 1518, रूबेंस 1577, रेम्ब्रा 1606 ईस्वी। एक नई शैली की शुरुआत नवशास्त्रीयतावाद। नवशास्त्रीयतावाद में जो कलाकार हैं वो अपनी कृतियों में जो किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनके विषयों को चित्रित करने में लगे रहते थे। तो नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार ज़्यादातर पुस्तकों में या शास्त्रों में जो चीज़ें हैं उन्हीं को चित्रित किया करते थे। जाहिर सी बात है वो धार्मिक विषयों को ज़्यादा चित्रित करेंगे। इसके प्रणेता माने जाते हैं लॉक्स लुइस डेविड। इन्हीं के नाम से ही ये नवशास्त्रीयतावाद को जाना जाता है। इन्हीं का नाम याद रखिए। इसके अलावा एक आध दो कलाकार के बारे में और पूछा जाएगा, अन्यथा किसी कलाकार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। डेविड का नाम याद रखिए, नवशास्त्रीयतावाद के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कह रहे किस डेविड ने किस नई चित्र शैली को जन्म दिया? तो नवशास्त्रीयतावाद को जन्म दिया था। और डेविड का जन्म 1748 ईस्वी में हुआ था। 1825 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम चित्र है नवशास्त्रीयतावाद का हेरोसिया का प्रण। हेरोसिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। और इनकी एक कृति है सुकरात की मृत्यु, नवशास्त्रीयतावाद की इसमें चित्रित है। मैं आपको चित्र दिखा दे रहा हूँ। ये सुकरात की मृत्यु, यही है सुकरात की मृत्यु, शायद है सोक्रेटिस की मृत्यु या सुकरात की मृत्यु। ये चित्र आपके सामने है। और इनकी एक कृति मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ डेविड की, हेराती का शपथ। हेरोसियो का प्रण, यह हेरातीत का शपथ, दोनों चीज़ एक ही है। वो जो आपको चित्र मैंने दिखाया ये वाला हेरोसियो का प्रण या हेरातीत का शपथ, वो दोनों चीज़ें यही है। ये देखिए ये सैनिक शपथ ले रहे हैं इनके सामने। ठीक है, चलिए डेविड के अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है सुकरात की मृत्यु या सोक्रेटिस की मृत्यु किस वाद का है, का चित्र है? तो ये नवशास्त्रीयतावाद का है, क्योंकि डेविड ने इसको चित्रित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि
हेरोसिया का प्रण या हेरातीत का जो शपथ है, वही नवशास्त्रीयतावाद का प्रथम चित्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये चित्र आपके सामने मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। सुकरात की मृत्यु का ये चित्र है। ये चित्र जो है वो सुकरात की मृत्यु का है। सभी लोग देख रहे हैं, दुखी हैं इधर। और ये जो है हेरतीत के शपथ का है, ये शपथ ले रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं जैक डेविड किसके शिष्य थे? तो जैक डेविड ब्रूसे फ्रांसवा के शिष्य थे। ब्रूसे फ्रांसवा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस के कोर्ट में शपथ व नेपोलियन प्रथम का राज्याभिषेक, दोनों चीज एक ही है, क्योंकि नेपोलियन प्रथम ने अपना राज्याभिषेक टेनिस के ग्राउंड में ही कराया था। ये देखिए, ये चित्र आपके सामने है, टेनिस की कोर्ट में शपथ। इसे भी डेविड ने ही चित्रित किया। तो हम बात कर रहे थे, तो टेनिस के कोर्ट में शपथ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसे भी डेविड ने चित्रित किया है। 282 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि हेराती का शपथ, जो कि मैंने आपको दिखाया, किसने बनाया? तो लुई डेविड ने बनाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉन जे विकलमन किससे संबंधित हैं? जॉन जे विकलमन नवशास्त्रीयतावाद के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न 283 नंबर का कह रहा है कि 284 के नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया, वह कौन सा काल था? तो फ्रेंच क्रांति थी। इसी से संबंधित ये चित्र है, देखिए यहाँ पे। और ये नेपोलियन का राज्याभिषेक यहाँ पे हो रहा है, और टेनिस के कोर्ट में शपथ हो रहा है, और नेपोलियन का राज्याभिषेक यहाँ पे हो रहा है, और इधर ये शपथ ले रहे हैं, और इधर सुकरात की मृत्यु। ये सभी जो हैं एक ही काल के ही चित्र हैं, क्योंकि देखिए सुकरात का शिष्य था प्लूटो, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु। सुकरात का जो शिष्य था वो प्लूटो था, और प्लूटो का जो शिष्य था अरस्तु था। अरस्तु का शिष्य कौन था? नेपोलियन था। ये उसका शिष्य भी था, और मतलब ये इसको गुरु भी था, और उसका प्रधानमंत्री भी था। तो एक ही समय के सब चित्र हैं, नेपोलियन के समय के या यूरोप की क्रांति के। हाँ, तो 285 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो डेविड ने, लुई डेविड ने इसको बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 286 नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए? तो डेविड इसमें प्रथम आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? जैसा कि मैंने बताया कि डेविड की जो पेंटिंग है वो आपकी आती है नवशास्त्रीयतावाद के चित्रों में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। 288 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विख्यात नवशास्त्रीयतावाद चित्रकला ओथ ऑफ द हेरेटी, मतलब हेरेटी का शपथ, या हेरेतीत का शपथ, या हेरोसियो का प्रण, जो कि मैंने आपको दिखाया चित्र, किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था लुइस डेविड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया, किस शैली में? तो ये ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 290 कह रहा है मुख्य नवशास्त्रीय कला आंदोलन 18वीं सदी शताब्दी ईस्वी के साथ हुआ, 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक यह जारी रहा। तो ये ज्ञान का युग था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 291 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और कह रहा है कि एक सांस्कृतिक, कलात्मक और शिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद डैश डैश के खिलाफ ये
उच्छृंखला के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई थी, और जिसे ऊपर शीर्ष और उथले तौर पे देखा जाता था। उच्छृंखला इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं, सॉरी सॉरी, उच्छृंखला नहीं, रोकोकोवाद के खिलाफ ये था। एक मिनट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रोकोको होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 292 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में ऐसी हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तरीके पे जोर देती है, तो वो था नव शास्त्रीय कला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली शिल्प चक्र का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1949 ईस्वी में 25 मार्च को। हालांकि ये यहाँ का प्रश्न नहीं है, ये भारतीय चित्रकला से है। तो 293 के बाद 294 नंबर प्रश्न रोमांसवाद से संबंधित प्रश्न है, और रोमांसवाद के बारे में हम लोग कल इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद के बारे में कल देखेंगे। और इसमें एक थोड़ा सा आप बैकग्राउंड के रूप में देख लीजिएगा कि रोमांसवाद का अर्थ ये है कि अभी तक जो बैरोक कला आ रही थी, नव शास्त्रीयतावाद कला आ रही थी, इसके खिलाफ ये रोमांसवादी कलाकार आए थे। और ये मतलब जो भी विषय होते थे, कुल मिला के इसमें विषयों में यहाँ पे विविधता आ रही है, विषयों में ही यहाँ पे बदलाव आ रहा है। और ये भी कलाकार तैल माध्यम में कैनवास पे ही चित्रण किया करते थे, या जल रंग से भी चित्रण ये कलाकार किया करते थे। लेकिन बात ये है कि ये विषयों में विविधता ला रहे थे। और रोमांसवादी कलाकार जो हुआ करते थे, ये चीज़ों को जैसा उनकी विचारधारा है, जैसा उनका मन है, वैसे ही चित्रित किया करते थे। और रोमांसवाद का जो अगला स्टेप रहेगा वो यथार्थवाद रहेगा। रोमांसवाद में कलाकार खुल के अपने विचारों को यहाँ पे रखा करते थे। रोमांसवाद को ही स्वच्छंदतावाद कहते हैं। जब स्वच्छंद होकर कोई चित्रकार चित्र को चित्रित करेगा, तो वो जाहिर सी बात है कि जो उसके मन में विचार रहेंगे उनको भी चित्रित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यही था रोमांसवाद, यही है। और इसकी शुरुआत स्पेन से होती है, और इसके कलाकारों में फ्रांसिस्को गोया और ओजेन देलाक्रा कुर्बे, ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, ये सभी प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो 293 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग 294 नंबर के प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे, और हम इसको आज ही कवर कर देते, लेकिन बात यह है कि इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे और एक ही दिन में एक दो विचारधाराओं को समाप्त कर देंगे। जैसे रोमांसवाद, यथार्थवाद, दोनों को एक ही दिन में समाप्त कर देंगे, और ये होगा कल के वीडियो में। आप लोग अपना सपोर्ट प्रदान करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उत्सुकता होती है कुछ बढ़िया कंटेंट प्रदान करने का। और जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मन दुखी होता है कि यार ठीक है, आप लोग नहीं चाह रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल सपोर्ट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।